हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रौणिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, हम अभी तक इकोनॉमिक बॉटनी में पिछले दिनों जो महत्वपूर्ण पादप हैं उनके बारे में एक एक करके चरणबद्ध तरीके से पढ़ रहे थे। इसी क्रम के अंदर आज हम पेय पदार्थों को से संबंधित जो हमारे पादप हैं जिनको हम बेवरेजेस प्लांट कहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अन्न कण यानी सीरियल्स, दाल, सब्जी, फल के अतिरिक्त कुछ पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस मनुष्य के भोजन के प्रमुख अंग हैं। ये पदार्थ हल्के उत्तेजक होते हैं। इसके अतिरिक्त इनसे मनुष्य को सुख का अनुभव भी होता है। पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ पदार्थ जैसे कोकेन, कैनाबिस, अफीम आदि अत्यधिक उत्तेजित पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, परंतु चाय, कॉफी आदि पादप से प्राप्त होने वाले कुछ हल्के उत्तेजक पेय पदार्थ भी हैं। इनका प्रयोग विश्व के सभी भागों में इतनी अधिक मात्रा में किया जाता है कि ये धीरे धीरे मनुष्य के मुख्य आहार का एक भाग बन गए हैं। ये दो श्रेणी में इनको विभक्त किया जा सकता है। पहला है एल्कोहलिक प्लांट्स या जिनसे हमको अल्कोहल की अलग अलग कैटेगरीज हमारे को प्राप्त होती हैं। दूसरा है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी अल्कोहलिक पेय। मित्रों, हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को अपने पाठ्यक्रम अनुसार आज पढ़ेंगे। तो फलों के रस जैसे चाय, कॉफ़ी व अन्य सिंथेटिक बेवरेजेस जिनमें फर्मेंटेशन नहीं करवाया जाता है, ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस कहलाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है चाय या टी। चाय का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया सिनेंसिस और ये कुल थिएसी का मेंबर है। इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में चाय सबसे अधिक प्रचलित है। विश्व की आधी से भी अधिक आबादी को चाय की लत है, जिसको हम एडिक्शन भी कह सकते हैं। हालांकि इसका ऐसा नुकसान नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से भारतवर्ष अथवा चीन अथवा दोनों ही देश में पाया जाता रहा है। प्राचीन आलेखों से पता चलता है कि चीन में चाय 2700 बिफोर क्राइस्ट में भी उगाई जाती थी। वहाँ इसका पौधा कभी भी जंगली रूप या वाइल्ड फॉर्म में नहीं पाया गया, परंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश के आसाम क्षेत्र के जंगली चाय के पौधे, जिसे हम बॉटेनिकली थिया एसेमिका के रूप में जानते हैं, पाया गया तथा यह समझा जाता है कि चाय की कल्टीवेटेड वैरायटीज इसी पौधे से विकसित हुई है। अतः हम भारतवर्ष को चाय का मूल उत्पत्ति स्थान या नेटिव प्लेस कहें तो यह अनुचित नहीं होगा। अनेक वर्षों तक वाणिज्य स्तर पर चाय की खेती केवल चीन में ही की जाती थी और चीन ही इसका एकमात्र निर्यातक देश था, परंतु अब श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील, पेरू तथा अर्जेंटीना में इसकी खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। आज भारतवर्ष व श्रीलंका विश्व में चाय के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। दोनों देशों में कुल मिलाकर 10,000 से भी ज़्यादा चाय के बागान हैं। हमारे देश में चाय के उत्पादन का कुल लगभग 50% भाग ऊपरी आसाम क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल, केरल, कर्नाटक तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। बॉटेनिकल कैरेक्टर्स या वनस्पतिक लक्षणों के बारे में बात करें तो चाय का पौधा एक सदाबहार बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। प्राकृतिक अवस्था में इसकी ऊंचाई 9 से 15 मीटर तक होती है, परंतु जब इसे वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाया जाता है तो इसकी ऊंचाई 0.7 से 1.5 मीटर से अधिक नहीं होने दी जाती है। इसकी पत्तियां एकांतर, सरल, भालाकार, चर्मिल तथा इसके जो सिरे हैं पर्ण के, वो सिरेट प्रकार के या क्रकची होते हैं।
युवा अवस्था में पत्तियां रोमिल, हरी व तेल ग्रंथियों से युक्त होती हैं। पत्तियों की सुगंध व सुस्वाद तेल ग्रंथियों के कारण, इन तेल ग्रंथियों के कारण होता है। पत्तियों के कक्ष में पुष्प एकल अथवा समूह के रूप में विकसित होते हैं। फल त्रिकोष्ठीय कैप्सूल के रूप में होता है। प्रत्येक कोष्ठक में एक बीज पाया जाता है। अब हम इसके लिए किस प्रकार की क्लाइमेट की या जलवायु की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए सब ट्रॉपिकल तथा ट्रॉपिकल पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ड्राई पीरियड्स में पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है, अतः यह ड्राई पीरियड पौधे के लिए अनुपयोगी माना जाता है। इसी कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय बागान आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं माने जाते हैं। चाय का प्रवर्धन या इसका डेवलपमेंट बीजों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए चाय बागानों के कुछ हिस्सों में कैमेलिया की झाड़ियों को बढ़ने दिया जाता है और उनसे बीज एकत्रित कर लिए जाते हैं। बीजों को विशेष रूप से तैयार पौधशालाओं में अंकुरित किया जाता है। बीज के अंकुरण में लगभग 1 माह का समय लगता है। नवोद्भित पादप लगभग 1 वर्ष में ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। प्रतिरोपण के पश्चात पौधों को लगभग 4 वर्ष तक बढ़ने दिया जाता है। इस अवधि में इनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर हो जाती है। अब इन्हें प्रूनिंग कर छोटा कर लिया जाता है और इनकी ऊंचाई लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर तक रहने दी जाती है। प्रूनिंग का मुख्य उद्देश्य ब्रांचिंग को प्रोत्साहित करना है। वर्षा ऋतु में अनेक नई शाखाएं विकसित होती है। पौधे की यह ऊंचाई प्लकिंग लेवल कहलाता है, अर्थात मनुष्य के द्वारा जिस ऊंचाई तक आसानी से पौधे की पर्ण को प्लक किया जा सके या तोड़ा जा सके, ये प्लकिंग लेवल कहलाता है। इस ऊंचाई से ऊपर विकसित नई पत्तियां एकत्र की जाती हैं। चाय बागानों में 2 प्रमुख बातों का ध्यान रखना विशेष आवश्यक होता है। पहला, उनमें जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी यदि वाटर लॉगिंग हो जाती है तो ये वाटर लॉगिंग पौधों के लिए बहुत हानिकारक होता है। दूसरा, चाय की झाड़ियों के लिए छाया की आवश्यकता होती है। इसके लिए चाय बागानों के बीच में जगह जगह पर बड़े बड़े वृक्ष उगाए जाते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं चाय की झाड़ियों को छाया प्रदान करती है तथा उनका मूल तंत्र, यानी वृक्ष का जो मूल तंत्र है, वह आवश्यक खनिज पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी को वेंटिलेटेड भी बनाता है। चाय की झाड़ियों की वृद्धि पूरे वर्ष एक समान नहीं होती है। इसमें सक्रिय तथा अल्प वृद्धि की अवस्थाएं एकांतर क्रम में, यानी एक के पश्चात एक प्रदर्शित होती हैं। पौधे से पत्तियां चुनने का कार्य सक्रिय वृद्धि अवस्था के प्रारंभ में किया जाता है। उत्तरी भारत में ये चाय की पत्तियां वर्ष में 3 से 4 बार तोड़ी जाती हैं। शीत ऋतु में पौधे की वृद्धि कम होने के कारण पत्तियां चुनने का कार्य नहीं हो पाता है। इसके विपरीत दक्षिणी भारत में पत्तियां लगभग पूरे वर्ष, यानी 25 से 30 बार एक साल में चुनी जाती हैं। जब पौधे लगभग 5 वर्ष के होते हैं तब उनसे पहली फसल प्राप्त होती है। पत्तियां चुनने का कार्य हाथ अथवा कैंची से किया जाता है। एक कुशल चयनकर्ता प्रतिदिन 50 किलोग्राम तक चाय के पौधे से पत्तियां तोड़ लेता है। चाय की क्वालिटी पत्तियों की आयु पर निर्भर करती है। शीर्षस्थ कायिक कलिकाएं या टर्मिनल वेजिटेटिव बड्स सबसे उत्तम श्रेणी की चाय बनाती है, जिन्हें हम गोल्डन टिप्स कहते हैं। सबसे छोटी पत्ती ऑरेंज पिको, दूसरी पत्ती को पिको, तीसरी पत्ती पिको सुचोंग, चौथी पत्ती सुचोंग व 5वीं पत्ती कोंगो चाय बनाती है। अब हम चाय की किस प्रकार से प्रोसेसिंग की जाती है उसके बारे में बात करें। वाणिज्यिक दृष्टि से चाय को 3 किस्मों में बांटा जा सकता है। पहला है ब्लैक और फर्मेंटेड टी या काली अथवा किण्वित चाय। दूसरा हरी अथवा अकिण्वित यानी ग्रीन और अनफर्मेंटेड टी। और तीसरा है उलांग अथवा अर्ध किण्वित चाय यानी उलोंग और सेमी फर्मेंटेड टी। उपरोक्त तीनों किस्मों में से काली अथवा किण्वित चाय वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका उत्पादन
भारतवर्ष, श्रीलंका, इंडोनेशिया व पूर्वी अफ्रीका के कुछ देशों में भी किया जाता है। चाय की प्रोसेसिंग 4 चरणों में की जाती है, जिसमें पहला चरण है मुरझाना या विदरिंग। चाय बागानों से तोड़ी गई ताजी पत्तियों में लगभग 75% तक पानी होता है। इन पत्तियों को विशेष प्रकार के रैक्स में 12 से 18 घंटे तक के लिए फैलाकर रखा जाता है। ये रैक एक दूसरे के ऊपर चट्टों में यानी क्रम के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। ऐसा करने से इनकी नमी कम हो जाती है। यदि उस दौरान वातावरण अधिक नम हो तो इन रैक के बीच में गर्म हवा प्रवाहित की जाती है। ऐसा करने से पत्तियां मुरझाकर मुलायम हो जाती है। दूसरा चरण है रोलिंग या बेलन। इस प्रक्रिया में पत्तियों को ऐंठा जाता है, जिससे उनकी कोशिकाएं टूट जाती हैं तथा उनमें उपस्थित रस या जो सेल सेप है वो बाहर आ जाता है। पत्तियों के टूटने तथा रस के निकलने से इनमें किण्वन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। रोलिंग विशेष प्रकार की मशीनों द्वारा किया जाता है। इसके बाद पत्तियों को पूरी तरह से सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त चाय की पत्तियों का रंग हल्का हरा यानी डल ग्रीन होता है और यह उत्पाद वाणिज्यिक हरी अथवा अकिण्वित यानी ग्रीन और अनफर्मेंटेड चाय कहलाती है। काली अथवा किण्वित चाय तैयार करने के लिए हरी चाय का किण्वन किया जाता है। अब हम किण्वन के बारे में बात करें। फर्मेंटेशन में बेलन से पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से उसमें उपस्थित पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम पॉलीफिनॉल सक्रिय हो जाता है। इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से ऑर्थोक्विनोन नामक पदार्थ बनते हैं, जो चाय की पत्तियों को एक लक्षणिक काला रंग प्रदान करते हैं। यानी जो चाय का जो काला रंग हमें नजर आता है वो ऑर्थोक्विनोन की वजह से होता है। किण्वन की प्रक्रिया एल्यूमिनियम अथवा कांच की सतह पर करवाई जाती है। इनमें 4 से 5 घंटे का समय लगता है। कम किण्वित चाय का स्वाद तीखा व अधिक किण्वित चाय अपेक्षाकृत मृदु होती है। यानी जिस चाय का फर्मेंटेशन कम करवाया जाता है वो तुलनात्मक रूप से कड़वी स्वाद में होती है, और जिनका फर्मेंटेशन प्रॉपर करवाया जाता है यानी 4 घंटे से अधिक होता है तो वो अपेक्षाकृत मृदु या सॉफ्ट कलर की होती है। इसके पश्चात अगला चरण आता है ड्राइंग या शुष्कन। किण्वन के बाद जब चाय की पत्तियों का रंग बदल जाता है तब उन्हें सुखा लिया जाता है। इसका उद्देश्य किण्वन की प्रक्रिया को रोकना तथा पत्ती में उपस्थित नमी को कम करना है। ड्राइंग चाय बागानों में स्थित मशीनों के द्वारा किया जाता है। यह एक बड़े आकार का स्टील का अवन होता है, जिसमें ऊपर से चाय की पत्तियां व नीचे से गर्म हवा प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया में तापमान का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अधिक गर्म हवा प्रवाहित करने से पत्तियों का स्वाद बदल जाता है तथा कम तापक्रम पर पत्तियों का शुष्कन ठीक प्रकार से या ड्राइंग ठीक प्रकार से नहीं होने से उसमें नमी रह जाती है और उनको स्टोर करने में या उनके भंडारण में कठिनाई होती है। 5वां चरण है गार्डिंग और सॉर्टिंग यानी उनका ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, यानी उनको ये देखना कि कौन सी चाय किस कैडर की या किस ग्रेड की हो और उनको अलग अलग करना। शुष्कन के पश्चात या ड्राइंग के पश्चात प्राप्त चाय की साबुत पत्तियां तथा इसके छोटे व बड़े टुकड़े होते हैं, अतः वाणिज्यिक दृष्टि से इनका कोटि निर्धारण व छंटनी आवश्यक है। यह कार्य स्वचालित छलनियों के द्वारा किया जाता है। इससे विभिन्न माप की यानी अलग अलग साइज की पत्तियां पृथक हो जाती हैं। चाय व्यापार में प्रमाणित कुछ कोटियां या कुछ ग्रेड्स इस प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है ब्रोकन ऑरेंज पिको, इसको हम BOP कहते हैं। दूसरा है फ्लावरी ब्रोकन ऑरेंज पिको यानी FBOP। तीसरा ब्रोकन पिको यानी BP, देन ऑरेंज पिको यानी OP, उसके पश्चात फ्लावरी पिको यानी FP। छठा है ब्रोकन ऑरेंज पिको फैनिंग यानी BOPF, और सातवां है फैनिंग एंड डस्ट। बाजार में बिकने वाली चाय के विभिन्न ब्रांड अनेक प्रकार की चाय कोटियों के सम्मिश्रण से बनाए जाते हैं। विभिन्न कोटियों की चाय को लकड़ी की अलग अलग पेटियों में पैक कर बाजार में भेज दिया जाता है।
अब हम चाय की क्वालिटी या गुणों के बारे में बात करें। चाय के उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्कोलॉइड के कारण होता है। कम मात्रा में कैफीन मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त चाय में 2.5% थीन, 13 से 18% टैनिन तथा वाष्पशील तेल पाए जाते हैं। चाय का रंग तथा इसका तीखा स्वाद इसमें उपस्थित टैनिन के कारण होता है। चाय की जो भारतवर्ष में उगाई जाने वाली विभिन्न किस्में हैं उनके बारे में बात करते हैं। भारतवर्ष में उगाई जाने वाली चाय की दो उन्नत किस्में, पहला है दार्जिलिंग चाय या दार्जिलिंग टी तथा दूसरा है आसाम टी या आसाम चाय। दार्जिलिंग चाय आसाम चाय की अपेक्षा अधिक सुगंधित व मृदु होती है। भारतवर्ष में चाय की किस्मों तथा उसके प्रोसेसिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 प्रमुख अनुसंधान केंद्र देश में स्थापित किए गए हैं। पहला है टोकलाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन आसाम, दूसरा है टी रिसर्च इंस्टीट्यूट डुआर्ग वेस्ट बंगाल और तीसरा है गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंट फॉर्म पालमपुर। तो मित्रों, आज हमने नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस यानी चाय के बारे में, उसके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया। इस क्रम को आगे आने वाली कक्षा के अंदर जारी रखेंगे अगले नॉन अल्कोहलिक बिवरेज के रूप में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।